नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करना चाहती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए हिंदी माध्यम में डे 6 मॉड्यूल को देखने वाले हैं। यानी कि अभी तक 5 मॉड्यूल आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें जाके देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी में निरंतरता बनी रहे और तैयारी को और बेहतर कर सकें आप। इसी तरह से आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो जो है वो आपसे स्किप ना हो सके। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है जिनको हम देखेंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप चाहे तो उन पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर से। एग्जाम से संबंधित या अपने नोट से संबंधित किसी भी विषय पर जानकारी लेनी हो तो हर वक्त हम आपके लिए उपलब्ध हैं, आपकी सेवा में। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं आज के अपने मॉड्यूल 6 को। देखिए, पहला आज हम यहाँ पर क्या सेगमेंट उठा रहे हैं, पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी में भी उसका हम पूरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड उसका देख रहे हैं कि किस प्रकार से कैसे कैसे विकास के चरण आए हैं। यहाँ पर हम जैसे 1861 का भारत परिषद अधिनियम को देख रहे हैं। इससे पहले हमने जितने भी एक्ट्स आ चुके हैं उनके बारे में पढ़ लिया है और मॉड्यूल्स में। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे चेक कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए 1861 का जो आप देखेंगे परिषद इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 का। ये परिषद अधिनियम जो था वो भारत के संवैधानिक इतिहास में हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। ठीक है, आप देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया था और यहीं से केंद्रीय विधान परिषद का विकास होना शुरू हो गया था। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को यहाँ पर पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया और इस तरह से आप देखेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर विकेंद्रीकरण होना शुरू हो गया। मतलब पहले केंद्रीकरण था, एक के हाथ में ही पूरी सत्ता हुआ करती थी। फिर यहाँ पर बॉम्बे और मद्रास जैसी प्रेसिडेंसियों को दोबारा से कानून बनाने का जो है हम कह सकते हैं अधिकार दे दिया गया, जिसके कारण कहा गया कि इसका विकेंद्रीकरण होना शुरू हो गया। लेकिन ये कानून तब तक वैध नहीं माना जाएगा। देखिए, हर चीज के साथ वहां पर ब्रिटिश संसद क्या करती थी, शर्त लगा देती थी। आप ये कर तो सकते हैं लेकिन हमेशा उसके कानूनों में रहता था भारतीयों के लिए कि किंतु ये कानून तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वायसराय की परमिशन ना मिल जाए। और इस एक्ट के तहत वायसराय को संकटकालीन अवस्था में अध्यादेश लागू करने का अधिकार मिलता है, जो वर्तमान में हम प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति देखते हैं। इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछूंगी। ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड जिसको आप ये पढ़ें तो समझ सकें कि इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ ध्यान देंगे, इसमें भी बोला गया कि ये ब्रिटिश संसद का ऐसा अधिनियम था जिसे गवर्नर जनरल की परिषद में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और इसकी परिषद के कार्यकारी कार्यों में एक 5वां सदस्य जोड़ा गया था। या हम कह सकते हैं इस अधिनियम की कार्यकारी परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 से 5 कर दी गई थी बढ़ाकर। ठीक है, इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये उनकी शर्त हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे शेष जो 2 सदस्यों में से आप देखेंगे एक को 5 वर्ष का कानून संबंधी अनुभव जो है वो प्राप्त होना आवश्यक हुआ करता था। और इस तरह से वाइसराय की विधान परिषद में आप देखेंगे जो वाइसराय की विधान परिषद हुआ करती थी वहां पर होने लगा कि न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 आप देखेंगे अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया जाने लगा। उसमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। ऐसा गैर सरकारी होना आवश्यक क्यों बोला इन्होंने कि ब्रिटिश या उनका भारतीय होना जो है वो क्या लिखा था, इनमें से कम आधे अतिरिक्त सदस्यों को गैर सरकारी होना अत्यंत आवश्यक था। ठीक है, मतलब गैर सरकारी यहाँ पर कहने थे कि होना था। और इसमें देखेंगे किंतु इनकी शक्तियां जो थी जो कानून निर्माण तक ही सीमित होती थी तो कुछ ऐसा उन्होंने प्रावधान किया। 1862 में जब आप देखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग का नाम जब भी आएगा तो आपके जहन में सबसे पहले ख्याल क्या आना चाहिए। देखिए, लॉर्ड कैनिंग के जब भी शब्द आपके सामने नाम आपके सामने आए तो ध्यान रखिएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय जैसे बनारस के राजा
ठीक है, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। देखिए अब कैसी सारी कहानी चल रही है कि मनोनीत तो किया, पर क्या शक्तियां दी इसको हम आगे समझेंगे। इस अधिनियम ने मद्रास और प्रेसिडेंसी की शक्तियों को यहाँ पर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। अभी हमने पढ़ा। आप मजेदार बात देखेंगे कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जिसे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसको हटा लिया गया था। आप देखेंगे कि इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था हमारा 1773 में, उसमें क्या हुआ था, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू की गई थी। याद होगा अगर लास्ट लेक्चर्स आपने देखे होंगे, तो यहां पर उसको उलट दिया गया। अब क्या किया कि 1773 के जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति उसको पलट दिया गया। 73 में जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था उसको उन्होंने पलट दिया, क्योंकि यहां पर अब उन्होंने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को पुनः शुरू कर दिया। ठीक है, इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को पूरी तरह से आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई यहाँ पर। ठीक है, संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर यही चीज बोल रहे हैं ना कि 1937 तक प्रांतों को क्या हुआ कि पूरी तरह से जो आंतरिक उनके मामले थे उसमें खुद से अपना निर्णय लेने की जो क्षमता थी, या जो कह सकते हैं उन पर डिसीजन था वो खुद ले सकते थे, ऐसा इन्होंने कहा। इसके बाद यहाँ देखिए बंगाल, यूपी, उत्तर पश्चिमी प्रांत, माफी चाहती उत्तर पश्चिमी प्रांत, और इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना करने का प्रावधान दे दिया गया। बंगाल को कब दिया गया, ध्यान दीजिएगा, 1862 में, उत्तर पश्चिमी प्रांत को 1886 में, पंजाब को 1897 में। ये आपके मैच द फॉलोइंग में इस तरह से पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको स्किप मत करिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि वाइसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी कि अब वो डिसाइड करेगा किसके नाम इसमें मेंशन होंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि राज्य सचिव के नियंत्रण और निरीक्षण में कार्य करती थी। वाइसराय को ये विशेषाधिकार दे दिया गया था कि आपात स्थिति में आप अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार उनको दे दिया गया था, वाइसराय को यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको जो ये पोर्टफोलियो सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसमें देखेंगे कि वाइसराय को आवश्यक नियम और आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग, जो आपके भारत के प्रथम वाइसराय थे, लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन की पहली बार समविभागीय यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की यहाँ पर उन्होंने शुरुआत कर दी थी। इसके तहत क्या होता था, देखिए वाइसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था और इसे अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। क्लियर है। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर इसने वाइसराय या गवर्नर जनरल को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था। अब यहाँ पर अध्यादेश की कई बार बात, यहाँ पर अध्यादेश के शब्द से हम कई बार रूबरू हुए हैं, तो आप बताइएगा कि अध्यादेश जो जारी करने की जो शक्ति है वो प्रेसिडेंट और हमारे गवर्नर के पास होती है। तो आप बता सकते हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, ये पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं तो इसमें इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बताते हैं कि इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी, और ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव भी गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को भंग कर सकते थे। तो कुछ इस प्रकार से अधिनियम यहाँ पर दिए गए थे। भारत परिषद अधिनियम 1892, अब आया भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम का जो मोटा मोटा उद्देश्य था हम उसको समझते हैं कि विधान परिषदों का विस्तार करना और अधिक शक्तिशाली उनको बनाना था। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके तहत वाइसराय की परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई थी, और पहली बार आप देखेंगे निर्वाचन का जो सिद्धांत है उसको यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया था। और अब सदस्य वार्षिक बजट पर बहस कर सकते थे और सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न भी पूछ सकते थे, लेकिन अब पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे इसमें भारतीयों के द्वारा जिनको नियुक्त किया गया था। इनका ये कहने का तात्पर्य है। देखिए इसमें क्या हुआ कि केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों का यहाँ पर विस्तार किया गया और नए सदस्य भी इसमें शामिल किए जाने लगे थे, जिसमें से 40% गैर सरकारी सदस्य इसमें होने थे। और इसके बाद आप देखेंगे केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की जो नियुक्ति थी उसके अप्रत्यक्ष और सीमित चुनाव प्रावधान यहाँ पर किए जाने लगे थे। हालांकि आप देखते हैं 1892 में यहाँ पर क्या हुआ, 1892 के इस प्रावधान में अधिनियम में कि चुनाव शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा, चुनाव शब्द का प्रयोग इसमें कहीं भी नहीं किया गया था। इसके बाद आप देखते हैं इसमें वाइसराय को सपरिषद विधान परिषदों में वित्तीय विषयों की विवेचना, जिसमें आप देखेंगे राजस्व, व्यय और बजट करने, प्रश्न पूछने, बहस करने का अधिकार और ऐसे विषयों पर नियम बनाने पर सपरिषद राज्य सचिव की सहमति अनिवार्य हो गई थी। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे बजट, इन सब पे बहस करने की बात कर दी गई। यही सब चीजें आपको यहाँ पर समझाने की सरल भाषा में मैंने प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इस अधिनियम के माध्यम से शुरू कर दिया गया था। हालांकि अधिनियम में वही सेम चीज है कि चुनाव शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया था, यानी कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ यदि आपसे पूछा जाए तो कहाँ से शुरू होता है, आपका भारत परिषद अधिनियम 1892 से प्रारंभ होता है। देखिए हिस्ट्री को आप लिंक करके पढ़ेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तभी समझेंगे। रटने से कुछ नहीं होगा, इसको समझना पड़ेगा एक्चुअल में इसका सार क्या है, क्या
क्या कहने का यहाँ पर मतलब है। ठीक है, वही सब चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भारत परिषद अधिनियम 909, ये जो अधिनियम है, पहले आप इसको समझिए कि भारतीय परिषद अधिनियम आप देखेंगे कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बेसिकली इसको कहा जाता था। और इसके पीछे कहने का एक बहुत बड़ा जो मतलब था वो ये था कि लॉर्ड मार्ले जो थे उस वक्त वो भारत के सचिव थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो सुधार, जो लॉर्ड मिंटो हैं वो आपके वाइसराय हुआ करते, तो उनके नाम के आधार पर लॉर्ड मार्ले मिंटो अधिनियम यहाँ पर सुधार जो है वो 1909 बहुत ही फेमस है। और आपके पीटी के लिए ही तो इम्पोर्टेंट है ही, एक दो लाइन इसमें, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसमें मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा आपके लिए मददगार यहाँ पर कारगर साबित होगा, क्योंकि इसे आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारे जो इस एक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, जिसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे ये आगे के एक्ट को भी जो है काफ़ी चीज़ें इसमें इंडिकेट करता है। जब हम 1919 का एक्ट पढ़ेंगे तो भी हम समझेंगे। तो इन दोनों एक्ट 1909 और 1919 जो इसके बाद हम पढ़ेंगे उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि मेंस में आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे आप इसमें पॉइंट्स डाल सकते हैं, कैसे आप इसका एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। इसका फ्रेम बनाइएगा, ड्राफ्टिंग कीजिएगा कि इसके समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या पॉइंट्स थे जो इसमें इंपॉर्टेंट थे और जिसको आगे भी हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। उनका कुछ तत्व जो है 1919 जैसे अधिनियम के कुछ तत्व या 1935 के अधिनियम के कुछ तत्व हमारे संविधान में जो है लिए गए हैं, वो हम समझेंगे, आगे की बातें हैं। फिलहाल हम 1909 को देखते हैं। यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही लेंगे, इसके साथ साथ इसको थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए आपको समझना होगा कि 1892 का जो अधिनियम था उससे भारतीयों को थोड़ी निराशा हुई, थोड़ी क्या हम कह सकते हैं बहुत निराशा हुई। जो तो साथ ही कर्जन के जो आप देखेंगे 7 वर्षीय जो शासन ने क्या किया, भारतीय जनता के असंतोष को और उग्र कर दिया और उसको बढ़ा दिया। बंगाल विभाजन के लागू होने के बाद उसके विरोध को लेकर उदारवादियों और उग्रवादी नेताओं, अब यहाँ पर टर्म आया है उदारवादी और उग्रवादी, तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आप हमें बताइए कि उदारवादी उग्रवादी क्या है, या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, बताइएगा कि कौन कौन से इसमें। देखिए यहाँ पर क्या उग्रवादी और उदारवादी बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में कि उदारवादी नेता और उग्रवादी नेताओं के नाम बता सकते हैं। ये सब अभी हम जो सुन रहे हैं वो आपके 1909 के बैकग्राउंड की स्टोरी हम कह सकते हैं, इसलिए मैंने पृष्ठभूमि जैसे शब्द का इस्तेमाल किया कि उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बाद आप देखेंगे कि बीच में वैचारिक मतभेद बढ़ने लगे। फिर सरकार ने देखेंगे उदारवादियों के अपने पक्ष में करने के लिए उग्रवादियों से उनकी दूरी बढ़ाने के लिए सुधारों की एक घोषणा कर दी। दरअसल सरकार को ये चिंता थी कि कहीं कांग्रेस का नेतृत्व कहीं उग्रवादी के हाथ में ना चला जाए, और इसीलिए भारत सचिव लॉर्ड मार्ले एवं वाइसराय लॉर्ड मिंटो को बीच सुधार को लेकर बातचीत होना शुरू हुई, और इसी क्रम में ये सुधार अधिनियम हमारे सामने आया जिसका नाम लॉर्ड मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता था। क्लियर है? देखिए अब इसमें हमें क्या चीजें देखनी है कि इसमें देखेंगे आपकी केंद्रीय विधान परिषद में आप इसको समझेंगे तो देखेंगे कि भारत का जो, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि भारत का मुस्लिम समुदाय भी देखेंगे कि भारत का मुस्लिम समुदाय भी निकट भविष्य में होने वाले जो संवैधानिक सुधार थे ना, उन ट्रांसफॉर्मेशन या उन सुधारों से भयभीत था, क्योंकि उन्हें आशंका होने लगी थी कि 1892 के जो अधिनियम से जिस निर्वाचन पद्धति की बात कही गई थी, कहीं आने वाले समय में उसका और भी विकास हुआ तो सभी संस्थाओं में बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व कहीं ना स्थापित हो जाए, तो उनको भी ये भय लगा हुआ था। वहीं ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम समुदायों के इस भय को और अपनी सत्ता की मजबूती को रूप में दिखाने के लिए मुस्लिम संप्रदायवाद को प्रोत्साहित किया। ये तो उनका काम था, वोट डालो नीति करो, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे उसको प्रोत्साहित किया, और इसी क्रम में क्या हुआ, आगा खां के नेतृत्व में, काफी एक फेमस नाम आप यहाँ पर इस दौरान देखेंगे कि आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व मंडल वाइसराय मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की मांग की, और वाइसराय मिंटो ने इसे मान्यता देते हुए यानी कि स्वीकृति के लिए इंग्लैंड स्थित गृह सरकार को ये भेजा, और मिंटो ने इसे भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना कहा। किसने? मिंटो ने इसे भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना कहा। ये मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्लोगन्स है, कभी कभी इन पर आधारित भी आपसे मेंस में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मिंटो की जो एक कहावत थी कि भारतीय इतिहास का युगांतकारी घटना किसे कहा जाता है, तो आपको यहाँ पर इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसमें क्या हुआ, इसका जो प्रावधान था वो सब चीजें क्या थी उसमें कि पहली बार भारतीयों को भारत सचिव और वाइसराय की परिषद में शामिल किया गया। भारत सचिव की परिषद में सैयद हुसैन विलग्रामी और वाइसराय की परिषद में सत्येंद्र सिन्हा को इसमें शामिल किया गया था। कब? पहली बार इसमें इस तरह से परिषद में किसी भारतीयों को यहाँ पर शामिल किया गया था। ठीक है,
ठीक है, ये देखिए वही सारी चीजें हैं कि यहाँ पर एक निर्वाचन मंडल की बात हुई थी मुसलमानों के लिए, मुस्लिम संप्रदाय के लिए, और ये ऐसा क्यों है, पहली बार जो अलग निर्वाचन मंडल की जो बात होती है मुस्लिम संप्रदाय के लिए, आपको यहीं से उसके जो बीज है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो 2 भारतीय थे जिनको नियुक्त किया गया, इसमें शामिल किया गया पहली बार भारतीयों को भारतीय सचिव और वायसराय की परिषद में। तो पहली बार ऐसा हुआ जिसमें आप देखेंगे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में इनडायरेक्टली सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई थी। यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर प्रांतीय विधान परिषदों में, ठीक है, सदस्यों और आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने आप देखेंगे, और इसमें पूरक प्रश्न पूछने की जो अनुमति यहाँ पर दे दी गई थी। साथ ही उन्हें संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार भी दे दिया गया था, और इस तरह विधायिका के कार्यों में यहाँ पर वृद्धि होना शुरू हो गई थी। इसके तहत मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली यहाँ से लागू कर दी गई थी। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया कि अलग निर्वाचन प्रणाली यहाँ पर शुरू कर दी गई थी। ठीक है, यही पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे दी गई थी। विदेश नीति आप देखेंगे इसके साथ, सॉरी यहाँ पर देखिए पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई, बजट पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी थी। इसका विदेशी नीति यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बार बार इसको थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गया है, यहाँ पर नहीं लिखा है, उसके संदर्भ में नहीं है। यहाँ देखिए इसको और फिर से समझते हैं। पूरक प्रश्न मैंने बताया पूछने की उनको अनुमति दी गई, बजट पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी, लेकिन आप देखेंगे विदेश नीति या रियासतों के साथ संबंधों पर किसी भी चर्चा में अनुमति नहीं दी गई थी। यानी कि आप समझ रहे, विचार विमर्श के कार्यों का विस्तार किया गया पर कुछ कंडीशंस के साथ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2 भारतीयों को भारतीय मामलों में राज्य सचिव की परिषद में नामित किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, पृथक निर्वाचन मंडल की जो अवधारणा है उसको भी यहाँ से करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ पर वही कहा जाता है कि इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध कर दिया, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाता है। तो सांप्रदायिकता की जो बीज है जिसको वैध करार दिया गया था, कहां से देखने को मिलता है? 1919 मार्ले मिंटो अधिनियम से आपको देखने को मिलता है, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाता के जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देखते हैं इसने प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालय, जमींदारों को अलग प्रतिनिधित्व का भी यहाँ पर प्रावधान दे दिया गया था। अब आते हैं हम 1919 जिसकी मैं बात करी थी स्टार्टिंग में कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम समझेंगे। 1919 का जो हमने भारत सरकार अधिनियम था जिसके बारे में बात कर रहे थे, जो आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टफोर्ड सुधार हम जिसको कह सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसके नाम से इसको जाना जाता है, और मॉन्टेग्यू जो थे, यहाँ पर इनका नाम जिनका मेंशन है, वो भारत के राज्य सचिव, और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हुआ करते थे, इसीलिए उनके नाम के आधार पर इसका एक्ट उस समय लाया गया, इसलिए उनके नाम पर इसका एक्ट रख दिया गया। इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे जिनको हम समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट है कि केंद्र में क्या हुआ। अब आप देखेंगे कि 1916 में, पहले इसको इस तरह से समझते हैं कि इसके बारे में हम बाद में समझेंगे, पहले इसकी जो कह सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ, और उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकृति प्रदान कर दी थी, यहाँ तक आते आते। और फिर आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार को अन्य संप्रदायों पर भी पृथक निर्वाचन लागू करने की एक प्रेरणा मिल गई वहां से। अब इनको समझ आ गया कि भाई दूसरे भी आप देख सकते हैं संप्रदायों में पृथक निर्वाचन की फूट हम डाल सकते हैं, यहाँ पर ये जो है वो कह सकते हैं चिंगारी लग चुकी थी इस तरह की। क्लियर है? इसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, 1916 की जब यहाँ पर बात चल रही थी, इससे पहले आप देखेंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने यह घोषणा कर दी कि हम स्वशासन करने वाली संस्थाओं का यहाँ पर विकास करते हुए भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। ये इन्होंने वहां पर उनको सांत्वना देना शुरू कर दी थी, इसीलिए अगस्त घोषणा इसे कहा जाता है। 1919 की जो हम बात कर रहे हैं, जो 1917 में आई, इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य है कि भारत में स्वशासन का विकास करना, और ये स्वशासन चरणों में दिया जाने लगा। देखिए आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब इनको भारतीयों की मदद की आवश्यकता महसूस होने लगी, तो इन्होंने यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक गेम कार्ड खेलना शुरू कर दिया इस तरह से। तो इन्होंने क्या कहा कि सरकार का लक्ष्य, इन्होंने कहा कि भाई 1917 में ऐसी घोषणा की, कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य है कि भारत में स्वशासन का विकास करना, और यह स्वशासन चरणों में दिया जाएगा, भाई मतलब स्टेजेस में दिया जाएगा, कि इन चरणों का निर्धारण बेसिस क्या होंगे कि भारतीय द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर निर्भर करेगा कि आपको किस किस तरह से धीरे धीरे स्वशासन का अधिकार देना शुरू कर दिया जाएगा। और इस प्रगति का निर्धारण कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जा रहा था। मतलब सब कुछ यही बना रहे हैं, यही डिसाइड कर रहे हैं, बस हम तो कह सकते हैं कि मतलब हम सब जैसे कठपुतली की तरह इनके लिए उस वक्त थे, तो बस कि सब कुछ निर्धारण करेंगे और हम बताएंगे कि प्रगति का बेस क्या होगा और प्रगति किस प्रकार से होनी चाहिए, ये सब ये तय करेंगे। इसमें प्रावधान क्या किए गए?
अगर हम इसको समझे तो इंग्लैंड स्थित भारत सचिव के परिषद की सदस्य संख्या को घटाकर क्या किया गया था, 8 से 12 कर दिया गया था। यहाँ पर लिखा है, वो आप पढ़ रहे हैं, मैं जो बता रही हूँ उसको भी नोट डाउन करने का प्रयास करिए। ये सब चीजें जो लिखी हुई हैं वो समझ आ रही हैं, लेकिन हमें समझना है, यहाँ पर हम इसीलिए आए हैं ताकि हम समझ सकें। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, 8 से 12 इस संख्या को कर दिया गया था, जो पहले 15 थी। और भारत सचिव और उसके विभाग पर खर्च होने वाली जो राशि हुआ करती थी ना, वो ब्रिटिश संसद पर आरोपित कर दी गई। यहाँ पर ये चेंजेस लाए गए। तो इस तरह से क्या हुआ, भारत सचिव पर संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद देखेंगे कि भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए इंग्लैंड में अब एक उच्चायुक्त की, देखिए भारत के में अब कानून के लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यकाल का सृजन किया गया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब समझिए कि ये जो उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था लंदन में, उसका वेतन और खर्च भारतीय राजस्व पर आरोपित था और हमें दिखाने के लिए क्या किया कि भारतीय सचिव का जो खर्च था वो वहां के संसद द्वारा नियंत्रण किया गया था। तो किस तरह से खेला जा रहा था। इसके बाद आप देखेंगे इस अधिनियम में है कि लोक सेवाएं का गठन किया गया और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का यहाँ पर गठन कर दिया गया था। ये समझेंगे, पहली बार बजट आया, इससे पहले की स्टोरी समझते हैं कि भारत सरकार के परामर्श पर ब्रिटिश सम्राट इस उच्चायुक्त की नियुक्ति करता था और उच्चायुक्त का मुख्य कार्य क्या होता था वो देखिए। लंदन में बैठा व्यक्ति क्या करता था, वो उच्चायुक्त कि भारत सरकार के लिए, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं जो हमारा रूल कर रहे हैं हमारे देश में, तो भारत सरकार तो वही थी ना उस वक्त, भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और देखेंगे आप अन्य जितनी भी सामग्रियों की खरीद करना था वो ब्रिटिश व्यापारिक हितों की देखरेख करना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले जो भारतीय विद्यार्थी थे उनकी देखभाल करने के लिए उसको वहां पर नियुक्त किया गया था, हम ये कह सकते हैं। फिर भारत सरकार के स्तर पर क्या हुआ कि परिवर्तन लाया गया और ये यहाँ पर देखेंगे कि द्विसदनीय यानी कि केंद्रीय विधायिका का निर्माण किया गया, जिसमें एक केंद्रीय विधानसभा और दूसरा सदन राज्य विधान परिषद यहाँ पर लाई गई थी, रखी गई थी, उसका गठन किया गया था। वहीं मुस्लिमों के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे एंग्लो इंडियन और सिखों का भी पृथक निर्वाचन कर दिया गया। धीरे धीरे देखिए कैसे बांटी जा रही हैं चीजें, डिवाइड एंड रूल की नीति यहाँ पर देखने को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ पर लागू कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन भी देखा गया। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो जैसे लिखा है कि पहली बार केंद्रीय बजट को और राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, कमांडर चीफ को छोड़कर। इसके बाद यहाँ पर द्विशासन प्रणाली लागू की बात करते हैं प्रांतों में, तो यहाँ समझिए कि इस प्रणाली का जन्मदाता किसे कहते हैं, लियोनस कार्टेस को माना जाता है। द्वैध शासन के तहत क्या हुआ, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटकर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को शासन चलाने का अधिकार दिया गया। और लेकिन आप बाद में देखेंगे कि द्वैध शासन के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में वहां पर बांट दिया गया। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में यहाँ पर बांट दिया गया। अब मजेदार बात देखिए, नाम शब्दों से समझिए। आरक्षित यानी कि रिजर्व की बात कर रहा है, तो जो रिजर्व विषय हुआ करते थे वो सब ये रखा करते थे अपनी पॉकेट में, और भारतीयों को जो पेपर पे जिनका नाम मेंशन किया गया कि इनको भी कुछ शक्तियां दी गई, उनको हस्तांतरित विषय दे दिए गए। हस्तांतरित से क्या समझ आता है, आप बेहतर समझते हैं। आरक्षित विषयों में महत्वपूर्ण विषय जैसे क्या रखे गए, देखिए पावर्स किन किन चीजों से होती है, जैसे वित्त व्यवस्था, भू राजस्व, सिंचाई, कानून व्यवस्था, ऐसे विषय क्या हुए, खनिज संसाधन, ये सब किसमें शामिल हुए, आरक्षित विषयों में। वहीं देखते हैं हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि शामिल थे। और आरक्षित विषय शासन का, आरक्षित विषयों का जो शासन था वो गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के उन सदस्यों से करता था जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होके गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे। जबकि हस्तांतरित विषयों का शासन उन भारतीय मंत्रियों को दिया गया जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब जितना मेन पावर जो थी वो उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल ली कि भैया पैसा वैसा तो सब हमारे पास, ऐसी चीजें रहेंगी जिनसे सारा रेवेन्यू आता रहे। खनिज संसाधन जैसे भारी भरकम चीजें जो है वो उन्होंने अपनी पॉकेट में डाली, और जो कहने के लिए एक शक्ति थी वो सब हस्तांतरित विषयों में यहाँ पर भारतीय मंत्रियों को दे दिया गया कि भाई एक तरह से आपको टॉफी दे दी गई, कैंडी दे दी गई है, आप इसमें खाइए, खुश रहिए, बाकी का हम सब संभाल लेंगे। कहने को वो शक्तियां भी दे दी गई, मतलब वही है कि गन तो दे दी गई पर उसमें गन में कह सकते हैं गोलियां नहीं दी गई, दिखाने के लिए बस आपको वो गन पकड़ा दी गई उदाहरण के तौर पर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे पहली बार यहाँ पर द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई, जिसमें भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसमें एक उच्च सदन जो कि राज्य परिषद और एक निचला सदन जो कि विधानसभा शामिल था। और दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों का चुनाव कैसे होने लगा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया गया था। क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे 1919 का जो अधिनियम था भारत के संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को शासन का अधिकार दिया गया और इससे भारतीयों का शासन की जो है वो सीमा को
कह सकते हैं उनकी समझ को हम कह सकते हैं उसको और बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ, देश के मतदाताओं में मत देने की जो समझ थी वो बढ़ गई, उनको समझ आने लगा भाई क्या सारी चीजें चल रही हैं। वहीं प्रांतीय स्तर पर स्वशासन की दिशा में प्रगति काफी बढ़ गई थी, यहाँ पर प्रगति हुई। भारतीय सचिव के खर्च को भारतीय राजस्व से हटाकर अब ब्रिटिश संसद पर आरोपित करना एक सकारात्मक कदम तो था ही, वहीं महिलाओं को भी मताधिकार से यहाँ पर युक्त किया गया, जो कि एक सराहनीय कदम था। तो महिलाओं को मताधिकार से यहाँ पर कब युक्त किया गया था, 1919 के अधिनियम में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यही सब चीजें अभी जो हमने देखा पढ़ा, यहीं पर ये सब चीजें हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि जब हम 1935 का ये अधिनियम पढ़ेंगे, देखिए हर अधिनियम में कमियां भी थी, कुछ अधिकतर तो कमियां ही मतलब हम कह सकते हैं जो उनके द्वारा लाई गई थी, जो स्वार्थ को ध्यान में रखकर। तो हम जैसे अगर सीमाएं देखेंगे, अगर हम इससे पहले यहाँ पर 1919 के अधिनियम में कि अभी भी यहाँ पर मताधिकार कुछ सीमित ही रहा था, और इसका आधार जो था वो कुलीनता को बनाए रखने के लिए किया गया था कि शासन का दो शक्तियों में विभाजन तर्कसंगत नहीं था, लेकिन द्वैध शासन से सरकार के सामूहिक उत्तरदायी की अवधारणा यहाँ पर खंडित होने लगी थी। द्वैध शासन के तहत क्या हुआ, वित्त विभाग एक आरक्षित विषय था जिसका शासन ब्रिटिश गवर्नर के प्रति उत्तरदायी मंत्री के हाथों में था। इससे हस्तांतरित विषय वाले भारतीय मंत्रियों को विकास कार्य के लिए वित्तीय सहयोग नहीं मिला था। तो इट्स जस्ट लाइक अ कैंडी, ठीक है। सिविल सेवक द्वैध शासन के तहत कार्य कर रहे थे, जिसमें आप देखेंगे कि भारतीय मंत्रियों के प्रति उदासीन रहे, क्योंकि सिविल सेवा पर भारत सचिव का नियंत्रण हुआ करता था। तो मोटी मोटी बात हमने यहाँ पर समझ ली है। अब 1935 का जब हम एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि आप देखेंगे कि 1935 का एक्ट जो है वो 1930 और 32 में जो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे संवैधानिक सुधारों से संबंधित, तो उनके ही फलस्वरूप इस अधिनियम का वहां पर निर्माण किया गया था, जिनकी विशेषताओं को हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन अब बैकग्राउंड की बात समझनी है कि 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया था इनडायरेक्टली कि मोर्टफोर्ड जो है, मोर्टफोर्ड सुधार जो असफल रहे थे, जो 1900 अभी हमने पढ़ा था उसमें, तो मेंटेंगे-चोम्स्फोर्ड जो देखेंगे नए प्रावधानों को इसमें शामिल करने की जरूरत पड़ी। और इसी क्रम में 1935 का अधिनियम सामने आया, जिसके बहुत से तत्व आप देखेंगे हमारे प्रेजेंट टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके फिर यहाँ पर ये सब चीजें हुई और 1935 का ये जो एक्ट आया, फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके द्वारा ये एक्ट लाया गया, जिसमें हमें कुछ चीजें भाई नामंजूर थी, जिसके बाद क्या कहा गया कि भाई चलो अगर आपको मेरी चीजें पसंद नहीं आती है, नहीं समझ आ रही, तो आप अपनी कोई रिपोर्ट हमें सौंपिए, बताइए, हम कंसीडर करेंगे उसको कि देखिए वो जो चीजें आप चाह रहे हैं वो हम कर पाएंगे उसको कंसीडर या नहीं आपके लिए। तो क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट आई, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, ठीक है, अर्थात प्रांतों को द्वैध शासन समाप्त करने की बात इसमें शामिल की गई थी, अतः सरकार पर इससे दबाव बढ़ने लगा था नेहरू रिपोर्ट के बाद से। क्लियर है? देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना कि नेहरू रिपोर्ट आई, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की ब्रिटिश संसद ने, तो हमें उसमें पसंद नहीं आई। हमें क्यों पसंद नहीं आई, मतलब हमें साइमन जो कमीशन इन्होंने पेश की थी वो हमें पसंद क्यों नहीं आई, क्योंकि उसमें क्या था कि भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। तभी आपने कई बार सुना होगा साइमन गो बैक, कैसे कई बार नारे वहां पर लगाए जाने लगे थे। और उसी दौरान में एक कहानी ऐसी पता चलती है कि लाला लाजपत राय जो थे वो इसके अगेंस्ट खड़े हुए थे, जिसमें सब डंडेबाजी और नारेबाजी जो है वो कर रहे थे। उसमें क्या हुआ कि लाला लाजपत राय को, तो देखिए इस यहाँ पर क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट में सब लोग खड़े हो गए कि भाई इनको ये हमें इनका जो साइमन कमीशन था वो समझ नहीं आया, क्योंकि भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया, जिसमें इसके अगेंस्ट में लोग सड़कों पर उतरे और नारेबाजी किया, जिसमें लाला लाजपत राय भी प्रमुख थे। और देखेंगे उसी दौरान में जब ये सब इनके ऊपर अत्याचार, मतलब उनको मारना पीटना और वहां से भगाया जा रहा था, तो लाला लाजपत राय के सर पे कहा जाता है ब्रिटिश के द्वारा क्या हुआ, वहां पर उनके सर पे डंडा लगने से मृत्यु हो गई थी। तो एक कहानी वहां से ये भी निकल कर आती है कि किस तरह से हमारे देशवासियों ने जो है वो अपना बलिदान दिया है हमारी आजादी को दिलाने में, जिसमें आज स्वतंत्र भारत में हम जो आजाद रहते हैं उसके लिए, ठीक है। यहाँ वो एक पहलू था, एक उसमें आप देखेंगे। फिर इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन की जो मैं आपको यहाँ पर बता रही थी, इसमें नेहरू रिपोर्ट के बाद यहाँ पर क्या हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन आधारित था। भारत के संविधान सुधार के मुद्दे पर यहाँ पर विचार विमर्श के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए और इन्हीं आधारों पर 1935 का अधिनियम बनाया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में आप देखेंगे, ऐसा पूछा जाता है पीटी में भी कि तीनों सम्मेलनों में, गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर तो शामिल हुए थे तीनों में ही, लेकिन गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा हुआ था उसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी शामिल हुए थे, जबकि इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजनी नायडू ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था।
इसके निर्माण की भी बात की गई थी कहीं ना कहीं, और इसके तहत ब्रिटिश प्रांत के जो मुख्य आयुक्त के कह सकते हैं मुख्य आयुक्त के प्रांत और देशी रियासतों को रखा गया यहाँ पर, और किंतु संघ की स्थापना तभी हो सकती थी ऐसा बोला गया, और जब कम से कम आधी रियासतों को संघ में शामिल होने की सहमति हो, या एक बार संघ में शामिल होने पर रियासतों को अलग होने का अधिकार नहीं था। चूंकि आप देखेंगे रियासतों का समर्थन नहीं मिला और अतः अंत में क्या हुआ, संघ जो है वो अस्तित्व में नहीं आया। यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद आप देखते हैं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसके तहत 1919 का जो अधिनियम अभी हमने पढ़ा था उसके यहाँ पर देखेंगे समान ही केंद्र में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटकर शासन चलाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर पूरी तरह से एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, और इस तरह से प्रांतीय स्वायत्तता यहाँ पर लागू कर दी गई थी। और 6 प्रांतों में द्विसदनीय, जो आप देखेंगे द्विसदनीय, ठीक है, आप देखेंगे 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना यहाँ पर की गई थी। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब इसमें कई इकाइयों को जो है यहाँ पर शक्तियों का विभाजन हुआ कि इस अधिनियम ने क्या किया, 3 सूचियों को के साथ केंद्र और अन्य इकाइयों के बीच इसमें शक्तियों को विभाजन किया गया, जिसमें संघीय सूची आप देखते हैं जो वर्तमान में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, संघीय सूची हो गया, प्रांतीय सूची हो गया, और संवर्ती सूची यहाँ पर को दिखाया गया। वायसराय को कुछ अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। हालांकि भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया था क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं थी, वही मैं आपको बता रही थी अभी। इस अधिनियम में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर अब क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कर दी गई थी। अब बात आती है यहाँ पर मताधिकार की, कि मताधिकार का जो विस्तार इसमें किया गया, इसके लिए मतदान हेतु योग्यताओं में कुछ लचीले रूप को भी यहाँ पर अपनाया जाने लगा था। फलतः आप देखेंगे 1919 की तुलना में मतदाताओं की संख्या में यहाँ पर वृद्धि हुई थी, और ये बढ़कर लगभग कहते हैं कि 3 करोड़ हो गई थी, जो कि उस समय पर यानी कि 1919 से समय पर लगभग 50 लाख हुआ करती थी, जो कि इस समय 3 करोड़ हो गए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति यहाँ पर अभी भी बनी हुई थी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे एक संघीय न्यायालय, यहाँ पर क्या हुआ, एक संघीय न्यायालय, और अभी हम इसमें आगे और देखिए इसमें मेंशन भी किया गया है कि एक संघीय न्यायालय की यहाँ पर और केंद्रीय बैंक का यहाँ पर निर्माण किया गया, और समस्त विषयों का बंटवारा हमने अभी पढ़ा 3 सूचियों में किया गया, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के तहत केंद्र और राज्यों के संबंध को स्पष्ट करते हुए शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया, और संघीय रेलवे का भी यहाँ पर प्राधिकरण किया गया था। क्लियर है। इसमें वही सब चीजें हैं। हमने अभी केंद्र शासन, इसमें केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई, इसमें हमने 3 देखा शक्तियों का किस प्रकार से समवर्ती, संघ और राज्य सूची में बंटवारे की बात की गई, कैसे उनको विभक्त किया गया। इसमें एक आपको जैसे बताया कि एक यहाँ पर केंद्रीय बैंक का जो है वो निर्माण किया गया, और उसी में आप देखेंगे कि यहाँ पर रेलवे, संघीय रेलवे प्राधिकरण का भी जो है गठन हुआ, और गवर्नर जनरल को धारा 93 के तहत विवेकाधीन शक्तियां दी गई कि वह आपातकाल में राज्यों का शासन अपने हाथ में ले सकता है, साथ ही विधेयकों पर अंतिम सहमति देने या न देने का अधिकार भी उसके विवेक पर ही निर्भर करता था। और इसी एक्ट के द्वारा आप देखेंगे 1937 में वर्मा भारत से अलग हो गया था यहाँ पर पूरी तरह से, और 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय हमारा यहाँ पर स्थापित किया गया, जिसमें आप देखेंगे कि सर मॉरिस गुआयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, और 2 अन्य न्यायाधीश कौन थे, सर शाह मोहम्मद सुलेमान और MR जयकार थे। और 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक ये कार्य किया गया। हालांकि ये अपील हेतु जो था वो अंतिम अदालत नहीं हुआ करती थी, लेकिन कुछ मामलों में इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में भी इसमें अपील की जा सकती थी। तो वही है, इसमें मताधिकार का विस्तार हुआ, कुल आबादी कुछ 10% को मतदान का यहाँ पर अधिकार मिला, और वर्मा को भारत से यहाँ पर अलग कर दिया गया था। ठीक है। इसका देखिए, ये मैं डिटेल में इसलिए भी आपको और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मूल्यांकन भी इसका लिखना होगा। यहाँ समझाने का देखिए इतना मतलब है मेरा कि आप इसको बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग कर सकें। जैसे कहते हैं कि जिन्ना ने कहा कि यह जो अधिनियम था वो मूल रूप से बहुत बुरा था उनके हिसाब से, क्योंकि किसी भी तरह के उनका किसी भी तरह से विचार करने लायक ये जो है वो अधिनियम नहीं था। और नेहरू ने इस दास्ता का प्रावधान इसे कहा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इसने हमको एक ऐसी गाड़ी दे दी है जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन नहीं है। यानी कि 1935 का जो इन्होंने यहाँ पर जो एक्ट की बात की गई थी उसके बारे में नेहरू ने यहाँ पर ये बात की। केंद्र में पूरी तरह से उत्तरदायी शासन का अभाव था। साइमन कमीशन ने जिस द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त करने को कहा था उसे अब केंद्र में लागू कर दिया गया। दूसरी तरफ प्रांतीय स्वायत्तता पर अनेक अंकुश लगाए जाने लगे थे। इतना ही नहीं हुआ, आप देखेंगे कि इस अधिनियम में मूल अधिकारों का अभाव था। दरअसल औपनिवेशिक सरकार जो थी वो भारतीय शासन पर अपनी पकड़ कमजोर करने को तैयार नहीं थी। फिर भी इस अधिनियम का महत्व इस बात में है कि उसने भारतीय संविधान के अनेक प्रावधानों के निर्माण के लिए इसको एक आधार प्रदान किया।
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया है। अब हम क्या आगे बढ़ते हैं, अब अपनी आजादी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर आते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या विशेषताएं थी, ये किस प्रकार से हमारे आज की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं बयां करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इस अधिनियम के द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया और इसके अंतर्गत कई सारी बातें जो है वो कही गई थी। ठीक है, जैसे हम इसमें देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायी दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। मतलब कहने का मतलब है अब यहाँ पर जो है वो अब लेन देन की मतलब बात की गई कि चलो भाई अब हम ये चीजें, हम आपका देश छोड़ रहे हैं, हम अपने उपनिवेश को खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीजें संभालनी होगी, ये चीजें बंटवारा करने, मतलब जाते जाते भी कहीं ना कहीं फूट डाल के ही गए हैं। उनका अंतिम और प्रारंभिक उद्देश्य हमें लगता है उनके कार्य का यही मोटो या लोगो कह सकते हैं हम था उनका। फिर आप देखेंगे इसमें कि प्रत्येक अधिराज्य में यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी और सत्ता का उत्तरदायी जो है वो दोनों अधिराज्यों की, जो दोनों पाकिस्तान और भारत की बात करें, अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंप दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा, अभी भी पीछा नहीं छूट रहा है। ठीक है, इंग्लैंड का सम्राट करेगा और नए संविधान का निर्माण होने तक, जब तक आपका संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, दोनों देशों को कहा गया कि आपको जो है दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ही चलाया जाएगा, जब तक आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। तो भारतीय सचिव का पद यहाँ पर समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल की सचिव की नियुक्ति की जाएगी और देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का पूरी तरह से अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी राष्ट्र में, किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता पूरी तरह से जो है वो हम कह सकते हैं कि देशी रियासतों पे छोड़ दिया गया, कि वो स्वैच्छिक है किसी भी पाले में जाने के लिए, हम ऐसा समझ सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर वही सब चीजें कि ब्रिटिश संसद पर कोई भी अधिनियम अधिराज्यों में किसी पर कानून लागू नहीं होगा 15 अगस्त 1947 के बाद। 15 अगस्त 1947 के बाद क्या क्या चीजें होंगी, भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता, आदिवासी क्षेत्रों के साथ सभी संबंधों की घोषणा की गई यहाँ पर। ठीक है, इसने संविधान के निर्माण और प्रत्येक उपनिवेश और प्रांतों के शासन को 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। वही सब चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ठीक है, इस अधिनियम से इंग्लैंड के शासक के शाही खिताब से भारत के सम्राट की उपाधि को भी यहाँ पर हटा दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस अधिनियम से भारतीय रियासतों को या तो भारत के डोमिनियन या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने की बात कर दी गई थी। यहाँ पर आप देखिए कि इटली ने भारत में ब्रिटिश मिशन की पूर्ति घटनाक्रम की एक लंबी प्रक्रिया की परिणति थी और इसी तरह लॉर्ड सैमुअल ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस अधिनियम को युद्ध के बिना एक शांति की संधि के रूप में वर्णित किया था। तो काफी ये जो फेमस वाक्यांश हम कह सकते हैं इस अधिनियम के बारे में। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत पर ब्रिटिश शासन की अवधि आज समाप्त हो रही है और जो कि आपके भारत के जो प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं, है ना। तो ब्रिटिश शासन की अवधि आज समाप्त हो गई है और ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध समानता, सद्भावना और आपसी समझ के आधार पर कायम रहेंगे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यहाँ पर कहा था कि पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए 14 अगस्त की एक खुशी का दिन है, हिंदू और सिखों के लिए एक शोक का दिवस था। तो ये आपका अपने आप में एक स्टेटमेंट, एक प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है कि किसके संदर्भ में यहाँ पर कह रहा, तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के संदर्भ में। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट्स को भी ध्यान रखना है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमें हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम इसीलिए उपस्थित हुए हैं ताकि एग्जाम्स में किस तरह से क्या प्रगति रह सकती है प्रश्नों की, हमें उन्हें समझना होगा। चलिए, आज का अपना दूसरा सेगमेंट क्या है, हम यहाँ पर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फिजिक्स को देखेंगे। पहले भी हमने मॉड्यूल्स में फिजिक्स को कवर किया है काफी हद तक, तो आप उसे देख सकते हैं। पहले हम यहाँ पर मोशन यानी कि गति की बात करें, और जब गति की बात हो तो भाई विराम को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो गति और विराम को हम एक साथ समझेंगे कि यदि कोई वस्तु, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यदि कोई वस्तु की स्थिति में आप देखेंगे कि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु क्या कहलाती है, गति अवस्था में कहलाती है। वहीं आप देखते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो इसे वस्तु की विराम अवस्था कहा जाता है। ठीक है, गति एक सापेक्षिक अवधारणा है, अर्थात किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील जबकि दूसरे के लिए वही वस्तु स्थिर प्रतीत हो सकती है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल हम इसका समझते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यात्रियों की एक बस जो है वो गति कर रही है, मतलब मोशन है, वो कह सकते हैं मोशन में है, गति कर रही है। और गति कर रही हो तो सड़क पर लगे वृक्ष जो है वो बस के यात्रियों को गतिशील लगते हैं। हम सबने ऐसा अनुभव किया है कभी ना कभी, यात्रियों को गतिशील और साथ ही यात्री विराम अवस्था में लगेंगे, है ना। वहीं आप देखते हैं सड़क पर खड़े व्यक्तियों को बस और यात्री गतिशील और वृक्ष विरामावस्था में प्रतीत होंगे। समझ गए? ठीक है, यही चीज यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। इसमें देखते हैं कि न्यूटन के गति के जो 3 नियम हैं इसको हम यहाँ पर समझते हैं।
कि वो 3 नियम इन्होंने जो है वो क्या दिए गए हैं। आप देखेंगे कि न्यूटन के जो गति के नियम है उसको सबसे पहले हम समझते हैं कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए थे। और आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में 1687 में अपनी पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया, जिसमें गति संबंधी अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया, जिन्हें क्या कहा जाता है, न्यूटन की गति विषयक नियम भी, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। जिसमें गति का पहला नियम हम देखते हैं क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। सिंपल सा है, समझ आ रहा है। जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, यह नियम जड़त्व का नियम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बकस या बक्सा या बॉक्स हम कह सकते हैं लोहे का है, ठीक है, उस पर जब तक हम बाहर से कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो वैसी अवस्था में रहेगी जैसे वो खड़ी है भी, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो ये रुकी रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यही चीज कही गई है कि जैसे आप देखेंगे कि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। यहाँ पर हम यहाँ पर कोई और भी उदाहरण ले सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। इस नियम ने स्पष्ट किया किसी वस्तु में अवस्था परिवर्तन हेतु एक बल का होना, एक फोर्स का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे उदाहरण में यहाँ दिया था कि चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। रुकी हुई गाड़ी में अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। हम सब अनुभव करते हैं ये तो, ठीक है। अब इनका जो आप देखेंगे कि जो सेकंड हम कह सकते हैं जो इनका नियम था गति का, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, उसके नियम के अनुसार उन्होंने कहा क्या कहा कि वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, और तथा संवेग परिवर्तन या हम कह सकते हैं तथा उस दिशा में उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इन्होंने दिया कि क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय, जब उसको कैच करता है उसके समय हाथों को थोड़ा पीछे कर लेता है अपने, तो ये इसका उदाहरण के स्वरूप आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F यानी कि बल यानी कि फोर्स आरोपित करने में उस बल की दिशा A त्वरण उत्पन्न होता है तो द्वितीय नियम के अनुसार F = ma इसका क्या है, सूत्र होगा। इसको समझ लिया है आपने यहाँ पर। और जो द्रव्यमान बल और त्वरण का जो मात्रक है SI है, उसमें जाने के लिए K = 1 होता है, यानी कि F = यहाँ पर क्या होता है, F = m × a, यानी कि ma यहाँ पर दिया गया है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण की बात कर रहा है। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें तृतीय नियम को समझते हैं। यहाँ पर जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम की हम यहाँ बात करते हैं। थर्ड लॉ इनका क्या था कि गति के तृतीय नियम के अनुसार एक वस्तु क्रिया रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रूप में लगाती है। तो यहाँ पर वही चीज लिखी है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बंदूक से गोली जब चलाते हैं तो बंदूकधारी को पीछे की ओर झटका लगता है। जब हम पानी में कूदते हैं तो हम तैरने के लिए अपने हाथ और पैरों को चलाकर पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं खुद को आगे करने के लिए, ठीक है। रॉकेट की गति, उससे निकलने वाली तीव्र गैसीय निकास जो है उसकी प्रतिक्रिया होती है। नाव को जब हम जल में चलाने के लिए क्या करते हैं, जो चप्पू उसका होता है उससे जल को पीछे की ओर धकेलते हैं, और जब हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वो प्रतिक्रिया बल का एक उदाहरण होता है। क्लियर है। ये सब चीजें हमने तीनों लॉ जो इसके नियम है वो देख लिए हैं। इसके बाद डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होती है, हम उसको समझ लेते हैं। विस्थापन क्या होता है, हम उसको समझते हैं। ये जो एक एक लाइन में जो वर्ड है, जो शब्दों का मतलब बताए गए, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। डिस्टेंस क्या कि गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है, यानी कि उस समय अंतराल में जो तय की गई वास्तविक पथ की दूरी है उसे क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि, ध्यान रखिएगा, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। इसका एसआई जो है मात्रक मीटर होता है और दूरी का मान सदैव घनात्मक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, विस्थापन की, यानी कि किसी वस्तु की जो अंतिम स्थिति होती है और उसकी प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर कि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। और यहाँ पर देखते हैं विस्थापन का जो मानक है वो घनत्व ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि दूरी में था कि सदैव धनात्मक होता है, ऐसा यहाँ नहीं है। विस्थापन का परिमाण जो आप देखेंगे गतिमान वस्तु द्वारा चली गई पथ लंबाई के बराबर ही हो सकता है या नहीं भी हो सकता है विस्थापन में। तो मोटी मोटी चीजें ध्यान रखें कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और उसकी प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर की बात कर रहा है कि भाई डिफरेंस क्या होता है।
तो देखेंगे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन क्या है, मार्ग पर तो निर्भर नहीं करता है, यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर ही निर्भर करता है। यही चीज अभी हमने समझी है। दूरी विस्थापन से अधिक या बराबर हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती, इसीलिए क्या कहा गया, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है और ये आदिश राशि होती है। ये दूरी गतिमान कण द्वारा तय की गई कोई जो दूरी है वो कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य इत्यादि हो सकता है। जो यहाँ पर देखिए आपका ये डिस्टेंस दिया गया है इस प्रकार से, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपको इस तरह से दर्शाया गया है यहाँ पर। क्लियर है। इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर चाल, यानी कि स्पीड क्या होता है। स्पीड जो है वो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो यहाँ पर चाल क्या है कि कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करता है उसको चाल कहते हैं। और ये क्या है, एक अदिश राशि। इसका एसआई मीटर की मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि m/s होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। एस याद रखिएगा, इसका एसआई मात्रक याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है आपसे। ठीक है। और यहाँ पर चाल बराबर जो है वो दूरी बटे, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय होता है। यहाँ पर इस तरह से इसको समझना है हमें। ठीक है। यानी कि v = क्या है, s/t है। इसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं कि चाल मुख्यतः क्या है, निम्नलिखित प्रकार की होती है। जैसे एक समान चाल क्या होता है, इसके बाद असमान चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होता है। यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, इसको इस तरह समझिए। जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी करता है तो क्या है, उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। ठीक है। असमान चाल क्या, जब कोई कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसकी चाल असमान या परिवर्तित चाल कहलाती है। वहीं औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड क्या है कि दिए गए समय अंतराल में तय की, कोई टाइम पीरियड दिया गया है, उसमें तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। कि कोई एक टाइम पीरियड दिया गया है और उसमें यहाँ पर कुछ दूरी तय की गई है तो उसका रेशियो को क्या कहते हैं, औसत चाल कहा जाता है। क्लियर है। यहाँ पर औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय है। क्लियर है। यहाँ पर आइए यहाँ पर वेग को समझते हैं यानी कि वेलोसिटी क्या होता है। देखिए आप देखेंगे कि कोई इकाई है, उस इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या है, उस समय उस वस्तु का वेग कहलाता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है यानी जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। और ये एक सदिश राशि, इसका एसआई मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। याद रखिएगा ये वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकते हैं। विस्थापन जैसे हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट को। यहाँ पर देखेंगे कि वेग एक सदिश राशि है और वेग आप देखते हैं किस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। वेग बराबर विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बटे क्या होता है आपका, यहाँ पर समय अंतराल होता है। यही चीज यहाँ पर की गई है, समय अंतराल होता है। ठीक है, समय अंतराल होता है यहाँ पर, इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देती हूँ, यानी कि v = s/t होता है यहाँ पर। तो वेग का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। जैसे चलिए उसकी जरूरत नहीं है अभी, यहाँ पर इतना ही इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। ठीक है। चाल और वेग में हम देखते हैं क्या है कि किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई क्या होती है, दूरी होती है। तो चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय होता है यहाँ पर। क्लियर है। ठीक है। अब चाल और वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है जबकि उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। जब हमने चाल पढ़ा था तो हमने इसको समझा था। जबकि आप देखते हैं कि वेग जो है वो परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और वेग क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है। वेलोसिटी जो है वो सदिश राशि है, जैसे आपका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट था। त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, यदि कोई वस्तु, किसी वस्तु का वेग समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, उसमें चेंजेस आते हैं समय के साथ साथ, तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। त्वरण बराबर वेग, देखेंगे वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में आप देखेंगे परिवर्तन अपॉन समय अंतराल होता है। इसका वही v क्या है यहाँ पर समझेंगे। जैसे यहाँ पर जो आपको दिया गया a = v - u/t, यानी कि आपका जो v है वो आपका अंतिम वेग है, u आपका क्या है प्रारंभिक वेग और t आपका समय अंतराल है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है। ठीक है। यानी कि त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और वेग की दिशा में त्वरण होने पर इसे धनात्मक, जबकि वेग की विपरीत दिशा में त्वरण होने पर इसे ऋणात्मक रूप से दर्शाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपको यही उसकी गति के समीकरण कुछ दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पर ये सब चीजें दी गई हैं इसकी कि यहाँ पर यदि किसी वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया इसी को यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। आइए गुरुत्वाधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी की जो बात कर रहा है वो क्या होता है। देखिए सिंपल सा है कि किसी वस्तु का अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यहाँ पर कह रहे कोई वस्तु है एक, उसको ऊपर की ओर फेंका जाता है तो या नीचे की ओर गिराया जाता है, या किसी वस्तु को, उसी वस्तु का हम कोई गेंद ले लेते हैं उसको नीचे की ओर गिराया जाता है, तो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में गति करती है और इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। क्लियर है।
यहाँ पर इसके कुछ समीकरण दिए गए हैं और इसके बाद नीचे की ओर जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, ऊपर की ओर जो गति की गई उसके समीकरण कुछ इस प्रकार से हैं और नीचे की ओर जो गति करती है उसके समीकरण कुछ इस प्रकार से हैं। वहीं आप देखते हैं कि प्रक्षेप जो गति है, प्रोजेक्ट लाइन जो मोशन है, उसको हम यहाँ पर समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट लाइन मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है यहाँ पर, कि जब किसी कण को एक निश्चित प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में कुछ कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो ये कण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी के अंतर्गत और ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। यहाँ पर इसको इससे सिंपल और दिया गया है कि जब कोई वस्तु उछालने के बाद उड़ान में हो और या प्रक्षेपित की गई हो तो उसे प्रक्षेप कहते हैं। सिंपल है, ऐसा प्रक्षेप फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, बेसबॉल या अन्य कोई वस्तु भी हो सकती है। किसी प्रक्षेप की गति को दो अलग अलग समकालीन गतियों के घटक के परिणाम के रूप में लिया जा सकता है। इनमें से देखेंगे एक घटक बिना किसी त्वरण के क्षैतिज दिशा में होता है, दूसरा गुरुत्वीय बल के कारण एक समान त्वरण में ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। क्लियर है? यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। जैसे रॉकेट, यहाँ पर सबसे पहले ये जो आप देखेंगे गैलीलियो ने अपने लेख क्या था, डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम 1632 में प्रक्षेप गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन और के बारे में इन्होंने यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटकों की स्वतंत्र प्रकृति का उल्लेख किया था, जिनको हम अभी आगे और इसमें पढ़ेंगे। जैसे रॉकेट प्ररोधन की बात की जाए या फिर रॉकेट लॉन्च की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी रॉकेट की उड़ान उस शानदार उदाहरणों में से एक है जिसमें न्यूटन का तीसरा नियम आपको क्या बताया था, तीसरा नियम या संवेग संरक्षण नियम स्वयं को अभिव्यक्त करता है। इसमें ईंधन की दहन से पैदा हुई जो गैस होती है बाहर निकलती है और इसकी प्रतिक्रिया रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो रॉकेट से निकलने वाली गैसें लगभग स्थायी वेग से गति करती हैं और यदि दहन के दौरान गैस से निकलने वाली दर स्थायी हो तो संवेग परिवर्तन की दर भी स्थायी होगी। यहाँ पर इसमें गैलीली की बात की गई है, जिसको भी हमने ऊपर उनका डायलॉग के उनकी पुस्तक या जो रचना थी उसके बारे में पढ़ा था। इसमें कहते हैं कि गैलीलियो ने लगभग 4 शताब्दी के पूर्व यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति के सूत्रधार ये रहे हैं और इन्होंने त्वरण की संकल्पना की थी। तो त्वरण की संकल्पना किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके बाद ये कहते हैं कि पिंडों की आप देखेंगे इन्होंने अरस्तु की जो धारणा थी कि पिंड को गतिमान रखने के किसी बल की आवश्यकता होती है और भारी पिंड हल्के पिंड की तुलना में गुरुत्व बल के प्रभाव में तीव्रतर गति से गिरते हैं। इसका इन्होंने खंडन किया। इन्होंने कहा कि जड़त्व के नियम की इन्होंने खोज की जो आइजक न्यूटन के युगांतकारी कार्य का आरंभिक बिंदु था इनका। और इन्होंने बताया कि खगोलीय के क्षेत्र में इन्होंने आविष्कार में जो क्रांतिकारी कार्य किया था, इसमें इन्होंने बताया कि सूर्य पर जो है चौंकाने वाले यहाँ पर इन्होंने तथ्य दिए कि सूर्य पर काले धब्बे बृहस्पति के उपग्रह और सूर्य की कलाओं के लिए किया गया है। और इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो चंद्रमा के पृष्ठ पर पर्वत और गर्त और सूर्य पर काले धब्बे और की बात जो इन्होंने की थी वो काफी चौंकाने वाली थी। इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि आकाश गंगा अपनी ज्योति नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकने के कारण असंख्य तारों से ये दे सकने वाली असंख्य तारों से प्राप्त होती है। इन्होंने यहाँ पर डायलॉग ऑन द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम के बारे में भी बताया था, जिसमें इन्होंने सूर्य केंद्रीकृत सिद्धांत का समर्थन किया था कि सूर्य जो है वो केंद्र में है। ठीक है, चलिए अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने विज्ञान मात्र की प्रकृति का प्रक्षेपण और प्रक्षेपणों के आधार पर कई तार्किक अनुमान लगाना ही नहीं रह गया था। इन्होंने विज्ञान से भी कई चीजें अनुमान के आधार पर बताया कि नई नई युक्तियां बनाकर प्रयोगों के द्वारा सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इनकी विलक्षणा योग्यता के कारण गैलीलियो का आधुनिक युग का जनक भी इनको कहा जाता है। इन्होंने देखेंगे कि विज्ञान का अर्थ जो इन्होंने बताया वो था कि भौतिक राशि की माप और उनके बीच गणितीय संबंधों की खोज बन गया था इनके अनुसार। ठीक है, देखिए आइजक न्यूटन के जो है वो आप देखेंगे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की यहाँ पर खोज की थी, जैसे कि हमने अभी इनके नियम भी पढ़े थे। और इन्होंने ये जो है कहा जाता है कि महान गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानी या ज्योतिष के दार्शनिक हुआ करते थे। उनका शोध जो प्रपत्र था वो प्राकृतिक दर्शन को गणितीय सिद्धांतों पर यहाँ पर प्रकाशित हुआ था 1687 में, जिसमें इन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों की जो है एक्सप्लेनेशन उसकी व्याख्या दी थी। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भौतिकी की इन्होंने नींव रखी थी। ठीक है, इन्होंने अपने आप में सबसे प्रभावशाली इनकी जो कुछ पुस्तकें हैं और जो अधिकांश साहित्यिक यांत्रिकी के लिए आधारभूत कार्य की भूमिका निभाती हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है इनकी प्रसिद्धि जो है वो काफी यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो गया, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन ब्रिधि प्रिंसिपिया इत्यादि से ये काफी फेमस हुए थे। और न्यूटन में सर्वाधिक गुरुत्व और गति के 3 नियमों का वर्णन किया है, जिनको जो है 3 शताब्दियों के लिए भौतिक ब्रह्मांड के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अपना वर्चस्व इन्होंने स्थापित कर लिया था। तो यहाँ पर यही सब चीजें इनके बारे में लिखी हुई हैं।
कि इन्होंने गति के 3 नियमों, गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। और कह सकते हैं कि 1704 में न्यूटन ने एक अन्य उत्कृष्ट ग्रंथ ऑप्टिक्स प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने प्रकाश और वर्ण संबंधी कार्य का भी सार प्रस्तुत किया था। ठीक है, न्यूटनी यांत्रिकी ने पार्थिव तथा आकाशीय परिघटनाओं को एकत्रित किया और इस एक ही समीकरण पृथ्वी पर सेव गिरने, ये काफी फेमस है, पृथ्वी पर सेव के गिरने, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा करने का नियंत्रित कर सकती थी और विवेक के युग का यहाँ पर उदय हो चुका था। या कहते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि सूर्य केंद्रिता और वैज्ञानिक क्रांति के आधुनिकीकरण के बारे में यहाँ पर पिछले जो संदेह थे उनको इनके द्वारा दूर किया गया था। इत्यादि चीजें इनके बारे में बेसिकली वही है जो आप कह सकते हैं न्यूटन की जो 3 लॉ है वो काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूटन का जो सेव गिरने की जो बात की जाती है वो काफी फेमस है और ये कहानी जो है अपने आप में अक्सर कई बार लोगों के मुंह से सुनी गई है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत बनाने के लिए इसको प्रेरित माना गया है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा, इसके बाद हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर आते हैं। देखिए यहाँ पर पर्यावरण पारिस्थितिकी की जो बात कर रहा है, जिसमें हम नॉर्मली समझते हैं कि पहले इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे पर्यावरण क्या होता है, तो देखेंगे कि सौरमंडल के जो ज्ञात ग्रह हैं उनमें से पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन जो है वो रहना संभव है। इसका कारण है यहाँ का पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है, इसकी विवेचना अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से दी जाती है। जैसे भौतिक विज्ञानी इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करते हैं, जीव विज्ञानी इसे जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं और इसमें जैव मंडल के जीवित जीवों को भी सम्मिलित करते हैं। वहीं सामाजिक वैज्ञानिक इसे सामाजिक, आर्थिक, संगठनात्मक पर्यावरण के रूप में भी परिभाषित करते हैं। लेकिन हमें सामान्य शब्दों में समझने का प्रयास करना है कि पर्यावरण का मतलब होता है जैविक और अजैविक घटकों या उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, तो अतः आप देखेंगे पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी के जीवन को विकसित, पोषित और समाप्त होने में मदद करता है। क्लियर है? चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर पारिस्थितिकी को। इकोलॉजी क्या है ये हमने देख लिया, एनवायरनमेंट। अब हम इकोलॉजी को समझते हैं, जिससे हम इकोसिस्टम को समझेंगे। तो इकोलॉजी देखते हैं कि इसके अंतर्गत आप देखेंगे सभी जीवों, भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है और इसे जो हम कह सकते हैं ओसियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है अर्नेस्ट हैकले ने 1869 में किया था। और जो ओशियोलॉजी हम देखेंगे नामावली का जो विन्यास है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्द में हुआ था, जिसमें रहने का स्थान ओकियोस यानी कि और लोगोस अध्ययन करना है। तो आगे चलकर ओसियोलॉजी है उसको इकोलॉजी कहा जाने लगा और वर्तमान समय में पारिस्थितिकी की संकल्पना को व्यापक रूप दे दिया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत केवल पेड़ पौधे या जंतु ही नहीं बल्कि उनके पर्यावरण के बीच उनका अंतर संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। वर्ण मानव हो, समाज या उनके भौतिक पर्यावरण की अंतर्क्रियाओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम इकोसिस्टम को समझते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इस शब्द का, जिससे पारितंत्र ये है, तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एजी टॉन्सले के द्वारा 1935 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे सामान्य रूप से जीव मंडल के सभी संगठनों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदायों का एक साथ रहना और परस्पर एक दूसरे के साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ पारिस्थितिकी इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं, वो पारितंत्र कहलाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसमें एक यह परितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। और आप देखेंगे कि इसमें सभी जैविक और समुदाय आ जाते हैं और कई सारी क्रियाएं जिसमें जैविक और अजैविक घटकों की बात की जा रही है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन की विशेषता क्या है, तो देखेंगे कि ये संचालित और सुसंगठित तंत्र होता है और ये पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों का तंत्र होता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? खुला तंत्र है। ठीक है, एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों और ऊर्जा का जो सतत निवेश है और जो इनपुट है या आउटपुट होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और आकार में इसे कई भागों पर इसके आधारों को बांटा जा सकता है, वो बात की बात है। फिलहाल हमें समझना था पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो एक खुला तंत्र है एक तरीके से, और आप देखेंगे इसमें तालाब एक पूर्ण बंद और स्वतंत्र परितंत्र का ही उदाहरण है। यह किसी भी परितंत्र की मूलभूत संरचना कार्यों का अध्ययन करने का एक सरल साधन होता है। क्लियर है? अब पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति की कार्यात्मक इकाई है, यानी कि फंक्शनल यूनिट के रूप में जाना जाता है इसमें कि एक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो जलाशय की एक बूंद छोटी भी हो सकती है और उसमें सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। और इसकी विचारधारा को किसके द्वारा लाया गया था? कार्ल मोवियस ने बायोसिनोसिस तथा फोर्ब्स ने माइक्रोकॉस्म कहा है। और प्रकृति में पर्यावरण तंत्र को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें स्थलीय और जलीय जीव तंत्र कहलाते हैं। स्थलीय में देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के जो उदाहरण जैसे घास हो गया, वन हो गया, मरुस्थल हो गया। ठीक है, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में झील हो गया, नदियां इत्यादि समुद्र आते हैं।
71% आप देखते हैं पृथ्वी का जो लगभग हिस्सा है वो जलीय पारितंत्र से जो है उनका विस्तार है, और ये तंत्र विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, हमने देखा था जैसा कि जब पहले भी ज्योग्राफी में इस हिस्से को देखा था, समुद्र विश्व का अगर हम विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है कि 71% यहाँ पर जलीय पारिस्थितिकी की बात की जाती है। आप देखते हैं कि जल भी देखिए, ऐसा नहीं कि जो 71% पूरा जो जल है वो उसे पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें देखते हैं कि पृथ्वी पर जो जल मंडल है उसका लगभग 97% भाग समुद्री जल का होता है, और समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त 85% लवण सोडियम क्लोराइड है, जिसे मुख्यतः हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जैव मंडल, वायोस्फीयर के जो आप देखेंगे इसमें वायोस्फीयर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दी गई है, यदि मेरे पास कोई पिक्चर होती तो मैं जरूर आपके सामने डिस्प्ले करूंगी ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सके कि आखिरकार ये जैव मंडल क्या है। देखिए, जैव मंडल को पिक्चर तो कुछ ऐसा मेरे पास नहीं मिल रहा है जिसमें मैं इसको खुद से समझाने की कोशिश करी, जो आप एग्जाम में भी, मेंस के एग्जाम में भी इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, जैव मंडल को क्या है, ये जैव मंडल 3 प्रमुख इसके उपविभाजन होते हैं, जिसमें ये आपका वायुमंडल होता है, ठीक है, ये आपका स्थल मंडल है, और ये आपका क्या हो गया है, यहाँ पर जल मंडल हो गया। इन तीनों के बीच की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, आपकी जैव मंडल, यानी कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वायोस्फीयर कहलाती है, जैव मंडल कहलाती है। क्लियर है, ये तीनों की जो यहाँ पर कंडीशन, इसको मैं इस तरह से बना देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये तीनों के बीच की जो यहाँ पर स्थिति कह रहा है, ये क्या है, आपकी जैव मंडल होती है। क्लियर हो गया है। चलिए अब हम समझते हैं जैव मंडल क्या है। पृथ्वी के समस्त जीवित जीव और उनके आसपास का जो पर्यावरण है, जिनसे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, आपका वायोस्फीयर की रचना करते हैं, यानी कि जैव मंडल की रचना करते हैं। तो जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जीव यानी कि जैविक संगठक, और भौतिक पर्यावरण यानी कि अजैविक संगठक, घबराना नहीं है, इनको शब्द के टर्म्स को समझेंगे, इनको सम्मिलित किया जाता है। तो जैव मंडल कहा जाने वाला भाग स्थल, जल और वायुमंडल का मिलान होता है, जो कि मैंने यहाँ समझाया है। ठीक है, जिसके भीतर अनेक छोटे बड़े पारितंत्र का कार्य करते हैं। ये पृथ्वी का वह भाग है जहां पर जीवन पाया जाता है। ये पृथ्वी का कौन सा भाग है, जहां पर जीवन पाया जाता है। क्लियर है। चलिए, जीवन के लिए आवश्यक यहाँ पर ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त होती है, और यहाँ पर जो पोषक है वो बाहर से नहीं बल्कि सजीव जीवधारियों के लिए जो आवश्यक पोषक है वो बाहर से नहीं बल्कि वायु, जल और मृदा से ही निर्मित होते हैं। इन्हीं का बार बार पुनर्चक्रण जो है वो पुनर्चक्रण होता रहता है। क्लियर है। यहाँ पर कुछ इस तरह से भी पिक्चर दिया गया है। चलिए, ये अलग है, हम इसको और तरीके से समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर समझ लेते हैं पारितंत्र के जो घटक हैं, जिसमें अजैविक घटक जो है वो हमें समझना है। पहले अजैविक घटक क्या होते हैं। चलिए देखिए, पारितंत्र के घटक की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जिसमें हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, अजैविक और जैविक। यहाँ पर समझिए, अजैविक मतलब अबॉयटिक और जैविक मतलब पॉयटिक में देखेंगे हम। ये घटक है। अजैविक घटक में क्या क्या आपका आता है, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। अब भौतिक कारक में जैसे आप देखेंगे तापमान हो गया, टेम्परेचर, आर्द्रता हो गया, प्रकाश, सौर्य प्रकाश आप देखते हैं, वायुमंडल दाव देखते हैं, स्थलाकृतियां देखते हैं। इसके बाद अकार्बनिक कारक में आप देखेंगे, जैसे आप यहाँ देखते हैं जल हो गया, वायुमंडलीय गैस हो गया, मिट्टी, खनिज, चट्टान, ये सब आपका ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। या हम पहले इस तरह से समझ सकते हैं, पहले अजैविक घटक क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं, ताकि ये जो डायग्राम है आपको बेहतर समझ आए कि परितंत्र के अजैविक घटक काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और अजैविक घटकों में हम बात करें तो मृदा, जल, वायु और प्रकाश ऊर्जा इत्यादि इसमें आते हैं। ये बहुसंख्यक अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रासायनिक, भौतिक प्रक्रिया जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, मौसमी बदलाव, दशाएं इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। और प्रत्येक अजैविक कारक का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन मगर प्रत्येक कारक जो है स्वयं ही अपने अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर भी यही चीज कह रहे, भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर बोले गए हैं, जो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। इसको पढ़ने से बेहतर हम इस डायग्राम को देखेंगे, जो मेंस में आपके काम आएगा। कार्बनिक कारक में देखेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा इत्यादि आ जाते हैं। अब बात करें जैविक घटक यानी कि बायोटिक्स की, तो यहाँ पर इसकी उत्पादकता यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और अपघटक क्या है इसमें कंपोजर्स यहाँ पर इत्यादि आते हैं। और यहाँ पर जैविक घटक की बात हो रही, तो इन शॉर्ट इसको समझ लेते हैं कि जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ये उत्पादक स्वपोषी होते हैं, जो कि साधारणतः क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं और अकार्बनिक अजैविक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संचित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसको अभी हम समझेंगे। फिलहाल अभी हम पहले क्या समझते हैं, अजैविक घटक की बात करा है, यहाँ पर हमने पढ़ा इसके बारे में, ये दिया गया है। ठीक है, अजैविक घटक यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर किसकी बात करा था, तापमान, आर्द्रता, ठीक है, जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान इत्यादि। यहाँ पर कार्बनिक कारक, भौतिक कारक दे रहा है, जैसे मौसम, जलवायु, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल, मिट्टी, ये सब चीजें क्या है
आपके जैविक घटक के अंतर्गत, ये सूर्य, ये सब आपके जैविक घटक के अंतर्गत आ जाता है। ये कारक हमने पढ़ लिया, जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ पर अभी हमने देखा, ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश कह रहा है, ये सौर विकिरण ऊर्जा जो उपलब्ध कराता है और संपूर्ण परितंत्र को नियंत्रित करता है। फिर इसमें है कि जो प्रकाश का भेदन पानी की पारदर्शिता और जल में कण और प्लैंक्स जो है उनको, उनकी संख्या पर निर्भर करता है। ये सब चीजें सूर्य के बारे में आपको यहाँ पर जैविक घटक में बताया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि अकार्बनिक पदार्थ, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, इसके जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक कारक है जल, वायुमंडल, गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान, उसके बारे में है कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। कार्बनिक पदार्थ जैसे O2, CO2 पानी में घुलनशील अवस्था में होते हैं। सभी पौधे, जंतु भोजन और गैस के विनिमय के लिए पानी पर निर्भर करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इसका कार्बनिक लवण आदि के तली के अवसाद में सजीवों के अंदर आरक्षित अवस्था में रहते हैं, उनकी अल्प मात्रा घुलनशील अवस्था में भी होती है। कार्बनिक यौगिक को हम अगर समझे तो यहाँ पर हमने क्या देखने की कोशिश की कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, तालाब में आमतौर पर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों अमीनो ह्यूमिक अम्ल हो गया, ठीक है। मृत पौधों और जंतुओं के अपघटित उत्पाद हो गए, या आंशिक रूप से पानी में घुलनशील होते हैं और आंशिक रूप से पानी में निलंबित भी रहते हैं। हम कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें हो गया। इसके बाद हम देखते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि इसमें घुलनशील अवस्था में यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों को हमने देखा था। इसके बाद आते हैं जैविक घटक क्या होते हैं। हमने अभी अजैविक घटक को पढ़ा था, अब हम जैविक घटक को समझते हैं, जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की बात की जाती है। तो चलिए इसका भी पिक्चर मैं यहाँ पर एक डिस्प्ले करती हूँ ताकि आप इसको बेहतर समझ सकें, जैसे हमने ऊपर किया था। और इसका जो पिक्चर है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका। देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से करती हूँ ऊपर की ओर, ताकि आप नीचे वाला मैटर आपका हिडन ना हो, हाइड ना हो सके। देखिए समझ आ रहा है। देखिए जैविक घटक क्या है, अभी बताया था कि स्वपोषित होते हैं और जो है वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में संचित कर अपना भोजन बनाते हैं अजैविक पदार्थों को जो है। और इसमें हम देखते हैं उत्पादकता की बात करते हैं। इसमें 3 रूप से इन घटकों को मुख्यतः विभाजित किया जाता है। उत्पादक मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो स्वपोषी संगठक होते हैं, जैसे शैवाल, जीवाणु, हरे पेड़ पौधे, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। और ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और हम इसमें कह सकते हैं कि आप जैसे इसमें उत्पादकता की बात की, इसको हमने समझ लिया, ठीक है। इसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरे परितंत्र के लिए भोजन का निर्माण होता है। इसको समझेंगे ऊपर पिक्चर को। उपभोक्ता क्या, कंज्यूमर क्या होते हैं, इसमें 3 प्रकार से होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय कंज्यूमर्स होते हैं। जैसे आप उपभोक्ता में देखेंगे कि जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे बकरी, खरगोश, ऊंट इत्यादि, ये चरने वाले जो पशु, उनको क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इसमें भी 3 में डिवाइडेड होते हैं ना भाई, पहला, दूसरा प्रकार का उपभोक्ता, तीसरे प्रकार के उपभोक्ता जो होते हैं। द्वितीय में देखेंगे वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप, भेड़िया इत्यादि। तृतीय उपभोक्ता यानी कि शीर्ष मांस भक्षी जो होते हैं, वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, जैसे बाज, बड़ी, शार्क, शेर, बाघ इत्यादि। ये सब आपके क्या उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी की यहाँ पर बात की, जो मैंने आपको तीनों के बारे में यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जैविक उपघटक में आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पिक्चर दिया गया है, इसमें यहाँ पर एक्चुअल में लिखा ये कि एक घास भूमि परितंत्र में जैविक घटक उस क्षेत्र में जीवित पादप और जंतु होते हैं। और कुछ इस प्रकार की देखिए इसकी प्रक्रिया रहती है। इस प्रकार से आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से उपभोक्ता है। इसमें ये आपको उपभोक्ता दिख रहे हैं, ये आपके अपघटक है, ये आपके उपभोक्ता हैं। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर कौन कौन होते हैं। डिकम्पोजर को देख लेते हैं, मृत पोषी होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बैक्टीरिया और कवक जो है वो मृत पोषी होते हैं, मृत जीवी होते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरत या कह सकते हैं डिट्रूइस्ट पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता की तरह ये अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर से जो मृत या मृत प्राय पौधे हैं, उन पौधों के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो उत्सर्जित करते हैं, उनके मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन से अपने अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिनका अपघटकों के द्वारा उपभोग किया जाता है। सिंपल वे में मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ रहे पदार्थों पर अपने शरीर के बाहर एंजाइम का श्रवण करके ग्रहण करते हैं। इन्हें अपरत भोजी भी कहा जाता है, यानी कि डीकम्पोजर इनको कहा जाता है। क्लियर है। अब उत्पादक या स्वपोषी की बात कर रहा है। अभी हमने देखा जो स्वपोषी होते हैं, उत्पादक होते हैं, उसमें क्या क्या भिन्नताएं हैं उसको हमने अभी समझा था। और यहाँ पर हम देखते हैं इसमें उत्पादक या स्वपोषी की जो बात कर रहा है इसको डिटेल में दे दिया गया है, जिसको भी हमने समझ लिया है। चलिए आइए आया है तो इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर उत्पादक की जो बात कर रहा था, इसमें स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्राय जड़ी पौधे जैसे शाक, झड़ी हो गया, वृक्ष हो गया। तो जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप प्लवक जो है वो नामक प्लवक पौधे के प्रमुख उत्पादक होते हैं। जबकि पारिस्थितिकी पर्यावरणीय स्थिति अनुकूलतम रहती है तो जो आपका पादप प्लवक है इनका भोज्य पदार्थ उत्पादित करते हैं, जितना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में बड़ी झाड़ियां या पेड़ वृक्षों द्वारा तैयार होता है। तो यहाँ पर यही चीज बताने की कोशिश की, भोजन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। जड़ी उत्पादक यहाँ पर प्लावी
सूक्ष्मजीव प्लावक की बात की गई है। ये सब जड़े प्लावी पत्तियों वाले जड़े पादपों का क्षेत्र इत्यादि यहाँ पर मेंशन किया गया है। उपभोक्ता विषम जो पोषी होते हैं, जिसमें हमने 3 कंज्यूमर्स की बात की थी, उनके बारे में यहाँ पर जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे जंतु प्लवक हो गया, ये तैरने वाले जंतु होते हैं। तरणक हो गया यानी कि नेक्टोन्स, जो जंतु अपनी इच्छा से तैर सकते हैं, मछलियाँ इत्यादि। नितलस्थ प्राणी जो प्राणी है वो तलछटी में रहने वाले जीव से भृंग, माइटस, घोंगे इत्यादि यहाँ पर उसको डिवीजन किया गया है। जो वे जंतु जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोषी जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर है। आप घटक देखिए, अभी हमने बात की थी, यानी कि मृत जीवी तालाब में वितरित रहते हैं और पूरे अवसाद के अंदर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया या कवक भी हो सके, प्लवक हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। पारितंत्र के कार्यों की बात की जाए तो पारितंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं, ये देखेंगे परिवर्तनात्मक तंत्र होता है, विशिष्ट कार्य करते हैं जो कुछ इस प्रकार से। जैसे पारितंत्र के कार्यों में अगर हम देखें, यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है, देखिए पारितंत्र अभी जो देखा, इकोसिस्टम क्या करता है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह करता है। ठीक है। इसमें देखेंगे पोषकों का चक्रण, जो भू जैव रासायनिक जीव, आप देखें भू जैव रासायनिक जो चक्र है उसका निर्माण करता है। उसी से तो पूरे चक्र से किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं अपने पोषक को प्राप्त करने के लिए, पोषण को प्राप्त करने के लिए। पारिस्थितिकी अनुक्रम या परितंत्र का यहाँ पर विकास भी होता है, हमने ऊपर पिक्चर्स के थ्रू समझा था। समस्थापन या पुनर्भरण नियंत्रण यहाँ पर प्रणाली पाई जाती है जिसके द्वारा एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर रहते हैं। तो पारिस्थितिकी का कार्य क्या है, जटिल परिवर्तनात्मक तंत्र है ये पूरी तरह से। और इसमें किस तरह से एक दूसरे पर हमने समझा था, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, जिसमें हमने देखा था कि प्राकृतिक संसाधन इसमें तंत्र होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं और इसमें आकार के आधार पर इन्हें कई भागों में भी बांटा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र हमने जब ऊपर पढ़ा था उसके कार्यों में तो जैसे क्या था, खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों और ऊर्जा का जो है वो इनपुट आउटपुट बना हुआ होता है। ये हमने ऊपर इसको समझा था। क्लियर है। अभी तक हमने अपने मॉड्यूल जो है कितने कर लिए हैं। आज का ये मॉड्यूल आपका कौन सा था, ये आपका 6वां मॉड्यूल था। अभी तक आपको 5 मॉड्यूल जो है वो दोनों भाषाओं में उपस्थित लाए जा चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसी के साथ आप सब अपना ध्यान रखिए। इनके चाहे तो नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी जो सुझाव है आप दे सकते हैं। और अपनी निरंतर पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।